हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डिएगो गार्सिया को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था काला पानी एरिया को लेकर के, तो काला पानी को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट है उसके ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर के रूप में जो काला पानी एरिया है वो लोकेटेड है। इस काला पानी एरिया को लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में इस एरिया को लेकर के डिस्प्यूट है और जो नेपाल है वो इस एरिया को क्लेम करता है कि इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो हमारा होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया का जो जियोग्राफिकल और कार्टोग्राफिक रीजन है उनके बेसिस पर नेपाल इस एरिया को लेकर के क्लेम करता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है श्रीलंका कंट्री को लेकर के। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो रानिल विक्रमसिंघे होंगे। इससे पहले महिंद्रा राजपक्षा जो है, जो मिस्टर गोटाबाया राजपक्षा के जो भाई थे वो ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर व्यू करते हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन है, वो जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो वैकेंट थी, उसी को फिल करने के लिए ये जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट है वो किया गया है। अब श्रीलंका को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम श्रीलंका को कुछ वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो श्रीलंका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट वहाँ पर पाई जाती है। डेमोक्रेटिक मतलब जो आपकी पीपल जो है, जो आपकी पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके जो भी लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने में, उनको इलेक्ट करने में। फिर बात आती है डेमोक्रेटिक, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मीन्स होता है हेड ऑफ स्टेट। ओके, अब हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है श्रीलंका में, तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो दो तरीके से इलेक्ट हो सकता है, या तो डायरेक्टली इसको इलेक्ट किया जाए या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाए। ओके, मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो अगर आपका हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं है, जैसे कि यूके में क्राउन होता है, वहाँ के जो राजा हैं या फिर जो क्वीन होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट के रूप में। तो हेड ऑफ स्टेट अगर आपका डायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो उस पोस्ट के लिए उस कंट्री को रिपब्लिक जो टर्म है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब आपकी हेड ऑफ स्टेट की जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं है, डायरेक्ट आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो पीपल है, आपकी जो जनता है, उसका डायरेक्ट इंक्लूजन है उस पोस्ट को क्रिएट करने में। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक यहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। तो यूनिटरी में तो आपको पता ही है कि टू लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पाई जाती है। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब किसी भी कंट्री में टू लेवल की गवर्नमेंट या फिर थ्री लेवल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन जब पावर्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो सेंटर और स्टेट के बीच में, और सारी की सारी जो पावर है वो सेंटर के पास में हो। हालांकि वहाँ पर स्टेट होते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और जो स्टेट जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, सेंटर ने जो लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ओके, तो श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स सेंटर के पास में मैक्सिमम पावर है। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, यूएसए में है। और यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है, और एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो भी कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और वहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब जो वहाँ के मिनिस्टर जो होते हैं ना यूएसए में, उनका कोई लेना देना नहीं होता है लेजिस्लेचर से, वहाँ की कांग्रेस से, वहाँ की पार्लियामेंट से। ओके, वहाँ पर पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो मतलब अगर कोई मेंबर वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहता है तो पहले उसको लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ हमारे यहाँ पर अगर कोई एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, तो पहले वो लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको? लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। और अगर किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बना दिया गया और अगर वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, लॉ मेकिंग बॉडी का पार्ट नहीं है, तो विद इन 6 मंथ्स, हमारे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। मीन्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बिल्कुल डिवीजन होता है और हमारे यहाँ पर मिंगल होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे मिंगल होता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को निकाल करके मिनिस्टर यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है श्रीलंका में कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं उनको जो अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं उनको गवर्न कौन करता है, उनको हेड कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। ओके, श्रीलंका में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में जो कंट्री हैं वहाँ पर किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरीके से वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, जिसके बेसिस पर हमें डिफ्रेंशिएट जो करने में है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ओके, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कंट्री से लिया गया है। ओके, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन को लेकर के है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 8 ईयर में अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट 8 ईयर से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल रही है और 7.8% तक हमारी इन्फ्लेशन रेट जो है वो जा चुकी है। बेसिक प्रोविज़न अगर हम डिस्कस करें तो हमारे आरबीआई ने कुछ टारगेट लिए थे कि हम जो है 4 ±4 जो है वो डिसाइड रखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से कम ना हो और 6% से ज़्यादा ना हो। लेकिन रेगुलर जो हाइक देखने को मिल रहा है उसका सभी को आपको पता है कोविड पेंडेमिक की वजह से इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इशू है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। अदर कंट्रीज़ में ग्लोबली लेवल पर जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से हर कंट्री जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हर प्रोडक्ट जो है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो पाए, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अभी अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर का अगर हम बेसिक फाउंडेशन डिस्कस करें तो उसमें एक मेजर इशू ये है कि जो यूक्रेन है उन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर जो फिनलैंड है और स्वीडन जो है वो कंट्री भी अपनी तरफ से प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और फिनलैंड जो है वो नाटो मेंबरशिप को लेने में उसके फेवर में वहाँ के जो लीडर्स हैं वो दिखाई देते हैं। क्रेमलिन, देखो रशिया में जो गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पर उसको क्रेमलिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रशिया ने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो कुछ रिटेलिएटरी, मतलब एक तरीके से विरोधात्मक आप अपोज देखने को मिलेगा आपको रशिया की तरफ से। इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो हम उठाएंगे। फिनलैंड की और दूसरी बात की है हमने स्वीडन की, तो दोनों के मैप को अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर रशिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है इन कंट्रीज़ के साथ में। इनकी जो रीच है वो रशिया के साथ में काफ़ी इजीली है और रशिया को यही प्रॉब्लम है क्योंकि यूक्रेन ने जब नाटो मेंबरशिप लेने की कोशिश की तो यहाँ पर रशिया को ये लगता था कि यूएस जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से रशिया को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो ये फिनलैंड की लोकेशन है और ये है स्वीडन और यहाँ पर ये देखिए रशिया है। तो इससे इन दोनों की जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर होती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, नाटो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब उसको एस्टेब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के। यहाँ पर जो केयर टेकर्स हैं मॉस्क्यू वाले, उन्होंने इस बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया था कि देखो जो भी यहाँ पर कमिश्नर आपने अपॉइंट किया है, जो यहाँ की वीडियोग्राफी की जाएगी वो बायस्ड मैनर में वर्क कर रहे हैं। तो कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ तो कोर्ट ने जो कमिश्नर
जो एडवोकेट कमिश्नर जो हैं अजय कुमार मिश्रा, उनको तो रिप्लेस करने की जो डिमांड थी उसको मना कर दिया, और 2 असिस्टेंट उन्होंने यहाँ पर रखे हैं कि स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जो है वो असिस्ट करेंगे मिस्टर मिश्रा को इस वीडियोग्राफी प्रोसीजर में। इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 91वीं मॉस्क्यू की जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर ये रखा गया है कि वहाँ पर माँ श्रृंगार टेम्पल था, और इस एरिया को लेकर के कंप्लीट वीडियोग्राफी होनी चाहिए कि इस एरिया में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके से जो जुडिशरी के जो स्टेटमेंट आते हैं ना, जब भी कोई पिटीशन फाइल होती है और स्पेसिफिक किसी एरिया में जो मतलब कोई भी एक तरीके से वेव चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मुस्लिम जो केयर टेकर्स हैं या फिर जो मॉस्क्यू के केयर टेकर्स हैं उन्होंने बात रखी थी कि आप रिप्लेस कीजिए, तो इसको लेकर के कुछ डिस्कशन हो सकता था। डायरेक्टली आपने बोल दिया कि रिप्लेस तो नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर इंक्लूजन हो सकता था उनकी कम्युनिटी से भी, जिसकी वजह से जो कमेटी जो अगर इससे रिपोर्ट आती तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होता। जो अपोजिशन जो पार्टी है वो भी इसको काफ़ी अच्छे से मानती कि हाँ हमारी सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो में इन्वॉल्व थे और इसके बेसिस पर ये रिजल्ट निकल करके आया है। तो इस तरीके से जुडिशरी को जब भी कुछ कन्फ्लिक्टेड जो पॉइंट है, कुछ डिस्प्यूटेड जो पॉइंट है, उनको अगर डिस्कस करना हो तो इस तरीके से जो हमारे आप सभी को पता है इंडिया डाइवर्स कंट्री है और इस तरीके के स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने का, उनको पेश करने का एक तरीके से जुडिशरी का रोल है। और जुडिशरी को इस तरीके के जो स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो सोफिस्टिकेटेड मैनर में इस तरीके के स्टेटमेंट को पास करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो अगर हम इंटरनल लेवल पर देखें या पर हम बेसिक लेवल पर देखें तो उसकी वजह से काफ़ी जो इशू जो हैं वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबली लेवल पर, उन्होंने मिल करके इवेंट होरिजन टेलीस्कोप फैसिलिटी का यूज़ करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिलीज़ की, और उसमें जो यहाँ पर जो ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी आप सभी को पता है, और उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है उसकी फर्स्ट इमेज यहाँ पर रिवील की है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर के डिस्कशन हो रहा था। वहाँ पर 2 जजेस की जो बेंचेस हैं वो इस इशू को सुन रही थी, तो दोनों जजेस ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे और उसके बेसिस पर इस इशू को देखने की कोशिश करेंगे। आईपीसी का सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन में ये बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ की एज अगर 18 एज से अबव है तो वहाँ पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पर अगर उनकी कंसेंट नहीं भी है वाइफ की तो भी उसको आप रेप नहीं मान सकते हो। ये एक्सेप्शन पॉइंट है वहाँ पर। ओके, अब हमारे मैरिज में, हमारे इंडिया में मैरिज को लेकर के, मैरिटल रेप को लेकर के जब डिस्कशन हुआ तो हमारे इंडिया में इस तरीके के स्टेटमेंट आया, गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि देखो हमारे इंडिया की सोसाइटी इस तरीके की नहीं है कि आप मैरिटल रेप जो टर्म है, मतलब जो मैरिज में जो भी रिलेशन होते हैं उनको आप एक रेप के रूप में, एक टर्म के रूप में जो इस तरीके से रिलेट करोगे तो हमारे यहाँ पर मैरिज जो है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा वायलेट होगी। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखते हैं। देखो, रेप जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो ये वहाँ पर होता है कंसेंट, मतलब सहमति नहीं होती तभी तो आप उसको रेप क्लियर करते हो, रेप डिक्लेयर किया जाता है। तब मैरिज में भी अगर विदाउट कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो इसको भी आप रेप डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने मैरिज का एक टैग लगाया और उसके बाद में सेम वो प्रोसीजर, सेम वो सारी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो रही हैं जो एक रेप एक्टिविटी में आप डिक्लेयर करते हो। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये है, इसीलिए एक जज ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और अदर जज ने इसको बोला कि इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात आती है कि आप मैरिज में बोलते हो कि दोनों इक्वल हैं, सभी को इक्वलिटी है, लेकिन फिर इस तरीके के एक्सेप्शन की क्या ज़रूरत है उसमें? तो हमारी सोसाइटी में 2 चीज़ें जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन ये होना चाहिए कि क्या हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल वायलेंस जो है उसके लिए कोई जगह है या उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सभी को पता है कि सभी इस बात के लेकर के बोलते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरी बात आती है कि मैरिज वो इंस्टीट्यूशन जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है
वो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। राइटर ने अपनी बात रखी है कि देखो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के इशू है। आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो सीट्स डिवाइड की गई हैं, पहले तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया था कि 5 स्टेट और यूटीज़ में डिलिमिटेशन कमीशन को अप्लाई किया जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने ये बोला था कि 2026 के बाद में जो अदर स्टेट है उसमें डिलिमिटेशन किया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ये होता है कि आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स हैं उनको दोबारा से डिनोटिफाई किया जाता है, उनको इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने सीट्स को जम्मू एंड कश्मीर में 90 कर दिया है। आप सभी को पता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर जो डिसीजन लेना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल असेंबली के इलेक्शन है उनको कंप्लीट करवाना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बात रखी, पहले तो उनका डिवीजन जो है उसको लेकर के प्रॉब्लम है कि कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी कम संख्या में भी आपने एक सीट बना दी और कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी आपने एक सीट बनाई है। मतलब यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि जो मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम मेजोरिटी जो सीट्स हैं वहाँ पर आपने क्या किया है कि ज़्यादा पॉपुलेशन को लेकर के एक सीट डिक्लेयर की है, और जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है, जम्मू वाला रीजन जो है वहाँ पर आपने क्या किया है कि कम पॉपुलेशन को लेकर के आपने एक सीट डिक्लेयर की है। तो ये जो इक्वलिटी जो होनी चाहिए थी उसको नहीं किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन में। दूसरी बात ये रखी गई है कि आपने ये बोला कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर 2 जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रखे, किसके लिए, वैली से जो लोग आते हैं उनको लेकर के। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, वैसे तो आप इसको किसी भी जुडिशरी में जाकर के एक तरीके से इसके जो भी रिजल्ट है उसको जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का रिसेशन टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में उनका जो समर वैकेशन टाइम चल रहा है उसके बाद में अगर इस चीज़ को लेकर के चैलेंज किया जा सकता है तो हो सकता है कि इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाए जुडिशरी में। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कोविड में जो डेथ हुई हैं और WHO की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो राइटर ने एक बात बोली है कि देखो जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर अपना जो फेथ है इंडिया उसको इंक्रीज़ करना चाहता है तो इंडिया एक एक्सपर्ट का पैनल सेटअप करे और उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना कमिटमेंट को शो करने की कोशिश करे कि पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट इंडिया में कितना देखने को मिला और उसका एक्यूरेट अकाउंट क्या है वो हम दोबारा से डिवाइड या डिस्कस या उसको दोबारा से इवोल्व कर सकते हैं। और हमने जो भी डाटाज रखे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है माइनॉरिटीज़ को लेकर के। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन चल रहा है माइनॉरिटीज़ को लेकर के। यहाँ पर पूछा गया है कि सेंटर, स्टेट या फिर दोनों, कौन जो है वो किस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है, ये कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 6 जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है, 6 कम्युनिटीज़ को नेशनल लेवल पर, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, इसमें इसका जो सेक्शन 2 जो है उसको लेकर के, और दूसरी बात आती है जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है उसमें भी 1992 का जो सेक्शन 2 है वो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके नोटिफिकेशन को लेकर के बात की गई है। सबसे पहले 5 हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी था, उसके बाद में 2014 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो जैनिज्म है उनको भी नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैनिज्म जो है वो हमारे इंडिया में क्या आते हैं, माइनॉरिटी लेवल पर आते हैं। अब हमारे यहाँ पर ये है कि इंडिया में कुछ एरिया में, जैसे अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में है, नागालैंड में क्रिश्चियन जो है वो मेजोरिटी में है। तो फिर अगर एरिया स्पेसिफिक में वो जो कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, माइनॉरिटी की जो भी बेनिफिट्स हैं वो उनको क्यों दिए जाए। तो इसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर एरिया वाइज जो है वो डिस्कशन होना चाहिए कि यहाँ पर इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में ये माइनॉरिटी में है, ये मेजोरिटी में है, मतलब स्टेट्स को ये सारी पावर होनी चाहिए। ओके, देखो माइनॉरिटी को लेकर के हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशू आपको देखने को मिलेंगे।
इसका मेन रीजन अगर हम देखें तो माइनॉरिटी के बेसिस पर आपको बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं और उन्हीं बेनिफिट्स को लेने के लिए ये कोशिश की जाती है। ओके, अगर आपको माइनॉरिटी स्टेटस है तो आर्टिकल 29, 30 जो है फंडामेंटल राइट्स है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसको लेकर के गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडी देती है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी हैं उनको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। उनके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। तो इन सारे बेनिफिट्स को गेन करने के लिए हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ की जो भी अचीवमेंट है या माइनॉरिटीज़ को अपने आप को डिक्लेयर करना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं और उन्होंने लद्दाख में क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन चल रही है उसको ओवरव्यू करने की, देखने की कोशिश की है कि किस तरीके से चाइना के साथ में जो हमारे इशू हैं, अगर हम LAC वाले रीजन को देखें तो उन इशू को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो NHRC ने एक बात रखी है कि झारखंड जो गवर्नमेंट है वहाँ पर कुछ इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं कि ट्राइबल जो पीपल है वहाँ पर उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज किया जा रहा है। तो ये जो मास कन्वर्जन जो देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के झारखंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट की है NHRC ने कि आपको यहाँ पर एक्शन लेने चाहिए। देखो, हमें फंडामेंटल राइट है कि हम जो भी हमारा रिलीजन है उसको हम रेगुलर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेडिशन है उनको फॉलो कर सकते हैं, किसी भी अदर पर्सन को लेकर के मतलब उसको डिस्कशन कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली इसका कन्वर्जन अगर करवाना हो तो ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने WHO रिफॉर्म की बात की है। कोविड-19 को लेकर के ग्लोबल समिट जो है वो कंडक्ट हुई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि देखो, अगर हम कोविड के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया ने काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोविड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो कोविड वैक्सीन इंडिया ने ना सिर्फ मेडिसिन वैक्सीन जो है वो अदर कंट्रीज़ में प्रोवाइड करने की कोशिश की। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि 98 कंट्रीज़ में 200 मिलियन डोजेज जो हैं वो इंडिया ने अपनी सप्लाई की है। अब यहाँ पर बात हुई है कि ये जो मीटिंग हुई उसमें US के प्रेसिडेंट, अफ्रीकन यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो टर्म जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है, मींस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो मेंबर्स, जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। और 1999 में इसको एस्टेब्लिश करने का सिटे डिक्लेरेशन के थ्रू इसको अनाउंस किया गया था। फिर 2002 में साउथ अफ्रीका का जो डरबन है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और इसको फाउंड किया गया था अदिस अबाबा, इथियोपिया में 2001 में। ये जो अफ्रीकन यूनियन जो है इन्होंने रिप्लेस किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, मींस 1963 से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा था और फिर बाद में जो अफ्रीकन यूनियन जो एस्टेब्लिश किया गया तो इनको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है WHO की इस आर्टिकल में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमने कल भी डिस्कस किया था जब हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था कि ILO जो है वो भी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कोई एजेंसी जिसको एस्टेब्लिश करने में UN का सपोर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एजेंसी जो UN के साथ में UN के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में हेल्प करती है उसको UN की, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर रिलेटेड है, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है। देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उनकी जगह पर जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 पर्सन मेंबर बॉडी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको अब चीफ इलेक्शन कमीशन का चार्ज दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेपाल की विजिट पर जाएंगे। नेपाल की विजिट पर जाने का मेन रीज़न ये हो सकता है कि बुद्धिज़्म कम्युनिटी जो है, जिसमें इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी हिस्टोरिकल बेसिस पर अगर हम देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लुम्बिनी वाले एरिया में विजिट करेंगे और फिर डायरेक्टली वहाँ से वापस आ जाएंगे, मतलब काठमांडू वहाँ की कैपिटल में नहीं जाएंगे। इससे डायरेक्टली ये बात निकलती है कि जो बुद्धिस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसका यूज़ करते हुए वो जाएंगे नेपाल। कुशीनगर आप सभी को पता है, लुम्बिनी आपको पता है, बुद्धिज़्म रिलीजन अगर आपने स्टडी किया होगा तो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध के लिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन से क्लैन से रिलेटेड थे, मतलब उनका जो क्लैन है, उनका जो वंश है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, अब उनकी जो विजिट होगी वो होगी बुद्ध पूर्णिमा को, जिसको वैशाख पूर्णिमा जो होती है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन में उनका जन्म, उनकी डेथ और उनको जो एनलाइटमेंट गेन हुआ था, मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, मतलब बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिलेटेड है ये टर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उससे आने वाले टाइम में जो भी प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो काफ़ी कम होएगा, जिसकी वजह से हंगर जो रिस्क है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इफ्री, उन्होंने ये बात रखी है। नेक्स्ट आर्टिकल है उज्ज्वला स्कीम को लेकर के, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि उज्ज्वला स्कीम आप सभी को पता है 2016 में बलिया, यूपी का जो बलिया एरिया है वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिलीज़ किया था कि 8 करोड़ कनेक्शन जो है वो मार्च 2020 तक दिए जाएंगे लोगों को। फिर इसको दोबारा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो है उसका 2.0 नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया, और इसमें 1 करोड़ कनेक्शन जो है वो एडिशनल इसमें जोड़े गए। तो यहाँ पर आरटीआई का रिप्लाई आया है कि उज्ज्वला स्कीम के बेसिस पर जिन लोगों को भी गैस कनेक्शन दिए गए उन्होंने इसका रिफिल ही नहीं करवाया है, कुछ लोगों ने सिर्फ एक बार इसको रिफिल करवाया है। इसका मेजर रीजन आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही थी वो काफ़ी कम कर दी गई है, दूसरे प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि क्लीन एनर्जी जो है, क्लीन फ्यूल को आप यूज़ करो आपका जो फूड को कुक करने में। तो यहाँ पर जो भी यूजेबल, जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, उसको हम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए दोबारा से कमेटी यहाँ पर सेटअप की जाए, तो दोबारा से उज्ज्वला स्कीम को रिवाइवल स्टेज में लाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी हमारी एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेन पेज पर है, और यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने आसियान कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन किया। यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो आप सभी को पता है 10 कंट्रीज़ आते हैं, और इसमें साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें मेंबर हैं। तो यूएस ने डिस्कशन किया कि देखो, एक तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करने के लिए, रशिया यूक्रेन जो इशू है उसको लेकर के, और म्यांमार की इसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी इस डिस्कशन में, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखें तो मिलिट्री रूल एक तरीके से लगा हुआ है। तो म्यांमार जो है उनकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं था। ओके, तो आसियान जो ग्रुप है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।